नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार, पुलिस ने गोली मारकर एक को किया गिरफ्तार, 8 जेल अधिकारी सस्पेंड। अगर हिम्मत है तो मुझे पहला आरोपी बनाकर गिरफ्तार करें, एसटी कुमारस्वामी की चुनौती। गोरखपुर के चिड़ियाघर में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। उदगीर में बिजली संकट पर फूटा जन आक्रोश, ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर महावितरण कार्यालय पर प्रदर्शन, चेतावनी, डीपी नहीं बदली तो नहीं भरेंगे बिजली बिल। हनुमान चालीसा का विरोध करने वाले अब राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर कसा तंज। मणिपुर में असम राइफल्स के कैंप पर हमला, भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग, सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के कलबुर्गी सेंट्रल जेल में बंद 3 कैदी मंगलवार जेल से फरार हो गए। पुलिस ने एक कैदी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अभी भी फरार है। कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी जेल का दौरा कर निरीक्षण किया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 8 जेल अधिकारियों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। फरार होने वाले कैदी बसवा कल्याण तालुके के इस्लामपुर गांव का मस्तान, औरा तालुके के संतपुर गांव का संतोष पसप्पा और बीदर तालुके के बगचोड़ी गांव का सागर भीमरा है। ये तीनों अलग अलग अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बताया भी जा रहा है कि तीनों सुरक्षा दीवार फांद कर भाग गए और जेल कर्मचारियों को इसकी जानकारी मंगलवार सुबह ही मिली। जेल कर्मचारियों ने फटाबाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। कलबुर्गी पुलिस आयुक्त शरणप्पा यस्टी ने बताया कि मंगलवार को केंद्रीय जेल से 3 कैदी फरार हो गए थे। फरार कैदियों को गिरफ्तार करने के लिए हमने एक अंतर जिला टीम गठित की थी। हमने कलबुर्गी नगर एसपी और बीदर एवं यादगिरी एसपी को सूचित किया। आरोपियों का पता लगने के लिए 3 जिलों से पुलिस टीमें गठित की गई है। पुलिस कमिश्नर शरणप्पा यस्टी ने बताया कि कई टीमों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। आज सुबह पक्की जानकारी मिलने पर फराताबाद के पुलिस इंस्पेक्टर की अगुवाई वाली एक टीम हुमनाबाद रिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक जगह पर पहुंची। वहां फरार कैदियों में से एक संतोष बसप्पा मैत्रे मिल गया। जब टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने गिरफ्तारी का विरोध किया और हमारे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने पहले आत्मरक्षा में हवा में गोली चलाई। इसके बाद भी जब आत्मसमर्पण नहीं किया तो पुलिस ने कैदी के दाहिने हाथ में गोली मार दी और गिरफ्तार कर लिया। फरार हुए 2 अन्य कैदियों की तलाश अब भी जारी है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्य सरकार की भारत जोड़ो युवा संघ योजना की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा इस योजना को मंजूरी दिए जाने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक मकसद के लिए लोगों के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बेशर्म है, इस मामले में सारी हदें पार कर दी गई है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार बेशर्मी से जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले गारंटी लागू करने वाली कमेटियां बनाई गई थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकारी वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव के नाम पर कांग्रेस पार्टी के हितों के लिए लोगों के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य का खजाना कांग्रेस पार्टी का चुनावी फंड नहीं है, यह कांग्रेस आलाकमान या राहुल गांधी का निजी पैसा नहीं है। डीके शिवकुमार की इस बात के लिए भी आलोचना की गई है कि यह कोई ऐसा निवेश फंड नहीं है जिससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी की जा सके। बिरदादी के मंडलहल्ली गांव में किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री एसटी कुमारस्वामी ने कहा कि मैं उस गांव में जाऊंगा और अपना गुस्सा जाहिर करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। नई दिल्ली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत के आधार पर किसानों के खिलाफ बिना किसी वजह के एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब उनकी जमीन का गैर कानूनी तरीके से सर्वे करने के लिए लोग आए तो किसानों ने स्वाभाविक रूप से अपना गुस्सा जाहिर किया। अधिकारी सरकार के कहने पर सर्वे के लिए आए थे। मुझे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री इतने अड़ियल क्यों है। उन्होंने किसानों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें मेरे खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उन्हें उकसा रहा हूं, मुझे पहला आरोपी बनाए। उन्होंने कहा जो लोग गांव में नहीं है और जो दिल्ली आए हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किए गए हैं। ऐसे धमकियों और मामलों से डरने का कोई सवाल ही नहीं है। किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अदालत में लड़े, उन्होंने कहा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने आमजन को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। शिविर में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने पंपलेट वितरित कर निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि महिलाओं, 18 वर्ष तक के सभी बच्चों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों, बाढ़, भूकंप, जातीय हिंसा जैसी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों, जेल में निरुद्ध बंदियों, मानव तस्करी, शोषण या बेगा के शिकार लोगों, दिव्यांगजनों तथा वार्षिक 3 लाख रुपए तक आय वाले नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जनपद न्यायाधीश ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तारी की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार है तथा पुलिस को उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को सरकारी खर्च पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही मुकदमों की पैरवी, विधिक परामर्श, दस्तावेजों की तैयारी, ड्राफ्टिंग, आवश्यक न्यायालयीन खर्च और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अपील या जमानत से संबंधित दस्तावेजों के अनुवाद जैसी सुविधाएं भी पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ उठाएं। शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना और कानूनी अधिकारों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना रहा है। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उदगीर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती और जर्जर बिजली व्यवस्था के खिलाफ लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। जी हां, वार्ड नंबर 7 की नगर सेविका संध्या ओमकार गांजरे, उनके पति ओमकार गांजरे तथा बड़ी संख्या में वार्डवासी आज महावितरण MSED सिरल कार्यालय पहुंचे और कार्यकारी अभियंता से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उदगीर शहर और विशेष रूप से वार्ड नंबर 7 में 24 घंटे के भीतर 10 से 15 बार बिजली गुल हो रही है। बार बार होने वाली बिजली कटौती से विद्यार्थियों की पढ़ाई, व्यापारियों का कारोबार, घरों का कामकाज और आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार घंटों तक बिजली बहाल नहीं होती, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। नगर सेविका ने कहा कि वार्ड के अधिकांश ट्रांसफार्मर DP वर्षों पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन्हीं कारण बार बार फॉल्ट, लो वोल्टेज और बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या बनी रहती है। उनका आरोप है कि महावितरण पहले मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के बजाय स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दे रहा है, जो उचित नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई है कि वार्ड नंबर 7 के सभी पुराने ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाए, 24 घंटे नियमित और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा बिजली व्यवस्था में स्थायी सुधार किया जाए। नगर सेविका संध्या ओमकार गांजरे ने महावितरण प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए और बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वार्डवासी बिजली बिल का भुगतान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो नागरिकों के साथ मिलकर महावितरण कार्यालय के सामने लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी
पूरी जिम्मेदारी महावितरण प्रशासन की होगी। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लातूर जिला के रेणापुर तालुके के खरुला गांव में मासूम बच्चों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद दक्कन टाइगर संगठन के महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष मास्टर सैयद सलीम स्वयं रेणापुर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, घटना की पूरी जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में दक्कन टाइगर संगठन हर कदम पर उनके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद मास्टर सैयद सलीम रेणापुर पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने एपीआई श्री सुधाकर एवं अन्य पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही यह भी आग्रह किया कि यदि मामले में और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता हो तो उसे भी तत्काल आगे बढ़ाया जाए। मुलाकात के दौरान आरोपियों को शीघ्र जमानत मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी जांच आवश्यक है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके। मास्टर सैयद सलीम पिछले कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है। समाज के गरीब, पीड़ित, मजलूम और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उन्होंने दक्कन टाइगर संगठन की स्थापना की, जो आज पूरे महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय, मानव सेवा और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। किसी भी अन्याय या अत्याचार की सूचना मिलते ही संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद और न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। खरुला की घटना में भी मास्टर सैयद सलीम का स्वयं पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचना, उनका हौसला बढ़ाना और उसके बाद पुलिस प्रशासन से सीधे संवाद कर सख्त कार्रवाई की मांग करना सामाजिक जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। मास्टर सैयद सलीम ने कहा कि दक्कन टाइगर संगठन हर मजलूम और पीड़ित के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इंसाफ हमारी आवाज है और मजलूमों का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यूबीटी गुट पर तीखा हमला किया। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा करने के लिए यूबीटी गुट की आलोचना की और उन पर देश भर में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंदे ने कई मुद्दों पर बात की, जिनमें हिंदुत्व, राम मंदिर, अनुच्छेद 370, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, विपक्ष की राजनीति, एनडीए पेपर लीक और क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्रवाई शामिल है। यूबीटी के हालात को अपनी पूंछ में आग लगी है, लेकिन पहाड़ की आग बुझाने दौड़ रहे हैं। बताते हुए शिंदे ने कहा कि यूबीटी गुट में सड़कों पर उतरने की हिम्मत नहीं है, फिर भी वे तुम लड़ो हम तुम्हारे कोट पकड़ेंगे वाली सोच के साथ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वांगचुक के आंदोलन को यूबीटी गुट के समर्थन पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि यह समझ बहुत देर से आई है। उन्हें सरकार के खिलाफ उठने वाले किसी भी विरोध का समर्थन करने की आदत है, फिर भी वे कभी नेतृत्व करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरते बल्कि घर बैठे समर्थन देते हैं। शिंदे ने ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग हनुमान चालीसा का विरोध करते थे वे अब राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं। जिस दिन उद्धव ठाकरे ने दिवंगत बाल साहेब ठाकरे के मूल्यों को छोड़ा, उसी दिन उनके हिंदुत्व का अंत हो गया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि यूबीटी गुट सत्ता में बने रहने के लिए उन राजनीतिक ताकतों के साथ मिल रहा है जो वीर सावरकर को अंग्रेजों का मददगार बताती है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पुलिस के अनुसार यह भीषण सड़क दुर्घटना नासिक पेठ के रास्ते पर पेठ दिंडोरी बॉर्डर के पास सावला घाट पर हुआ। जी हां, आपको बताते चले कि इस दुर्घटना में 2 ट्रक और गुजरात की रजिस्ट्रेशन वाली एक मारुति इको कार की टक्कर हो गई। पुलिस के मुताबिक यह कार नासिक पेठ के रास्ते पर सप्तशृंगीगढ़ से सिलवासा की तरफ जा रही थी। इसी दौरान मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। जान ले
कि ट्रक और कार के बीच टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार 3 लोगों की दुर्घटना के वक्त ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद एक घायल की मौत हो गई, वहीं कार में बैठे एक अन्य शख्स की हालात बेहद नाजुक बनी हुई है। हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है, हालांकि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। रथ यात्रा 2026 से पहले उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में हजारों भक्त एकत्र हुए। जैसे ही भव्य वार्षिक उत्सव की तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंची, देश भर से तीर्थयात्री प्रार्थना करने और आध्यात्मिक उत्सव देखने के लिए पहुंचे। माहौल में भारत के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक आयोजनों में से एक के प्रति गहरी आस्था, परंपरा और प्रत्याशा झलक दिख रही है। मणिपुर के सेनापति शहर में तनाव बढ़ गया है। बेकाबू भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर पथरा, आगजनी और तोड़फोड़ कर दी है। जी हां, भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दिया और ट्रकों को पलटा दिया। सुरक्षा बलों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कोहिमा और इम्फाल में डिफेंस पीआरओ ने बुधवार को यह जानकारी दी। स्थानीय लोगों या सुरक्षा बलों के जवानों में से किसी के भी घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह हिंसा तब हुई जब असम राइफल्स ने ओकलोंग में तय NSCN आयम कैंप से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में मकुई लांगड़ी इलाके में हथियारबंद कैडों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर एरिया डोमिनेशन पेट्रोल और सर्च ऑपरेशन चलाया। डिफेंस पीआरओ ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि हथियारबंद कैडर कैंपों के बाहर घूम रहे हैं। वे हथियार लिए हुए हैं और यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, जो साफ तौर पर सीज फायर के तय नियमों का उल्लंघन है। बयान में यह भी कहा गया है कि फोर्स ने स्थानीय प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी टुकड़ियां अधिकारियों की मंजूरी के बिना किसी भी गांव में प्रवेश नहीं करेगी। इस बीच स्थानीय सूत्रों के अनुसार सेनापति शहर में तनाव फैला गया। यह तनाव तब शुरू हुआ जब रात करीब 9 बजे सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज फैलने लगे जिनमें दावा किया गया था कि ओखलोंग गांव के इलाके में असम राइफल्स और NSCN आयम के हुत्रोंग ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार, पुलिस ने गोली मारकर एक को किया गिरफ्तार, 8 जेल अधिकारी सस्पेंड। अगर हिम्मत है तो मुझे पहला आरोपी बनाकर गिरफ्तार करें, एचडी कुमारस्वामी की चुनौती। गोरखपुर के चिड़ियाघर में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। उदगीर में बिजली संकट पर फूटा जनाक्रोश, ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर महावितरण कार्यालय पर प्रदर्शन, चेतावनी, डीपी नहीं बदली तो नहीं भरेंगे बिजली बिल। हनुमान चालीसा का विरोध करने वाले अब राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर कसा तंज। मणिपुर में असम राइफल्स के कैंप पर हमला, भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग, सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।